ननद की चपड़ चपड़। यार कीर्ति चलना, आज सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं। आज सब लोग क्लब में चलते हैं, खूब मजे करेंगे। इतने दिन हो गए तू किसी भी पार्टी में आती ही नहीं है। अरे यार, सबका मजे करने का अपना अपना तरीका है। तुम लोग क्लब में क्या करने चाहते हो? एंजॉय करने और टेंशन दूर करने के लिए। सही कहा ना। और अगर मुझे वो मजा घर में रहकर मिल रहा है तो मैं क्यों क्लब जाकर अपना टाइम और पैसे बर्बाद करूं? तेरा मतलब क्या है? घर में रहकर कौन सा एंटरटेनमेंट का तरीका मिल गया है तुझे, जो तू क्लब जाने से मना कर रही है? अरे यार, भैया की शादी हो गई है ना। और जब से भाभी आई है मुझे मन लगाने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। कैसी बात कर रही है यार तू? तू कब से भाभी की इतनी बड़ी चेली हो गई कि भाभी के लिए दोस्तों को छोड़ रही है? विश्वास तो नहीं हो रहा कि तू भाभी के साथ इतने अच्छे से रह सकती है। ये करी ना तूने दोस्तों वाली बात। एक तू ही है जिसने एकदम सही पहचाना मुझे। सही कहा तूने। मेरी भाभी से कोई दोस्ती वोस्ती नहीं हुई है। अरे यार, जब से सुहानी भाभी आई है ना, उन्हें हर बात में रोक टोक करने में और उनके ऊपर ऑर्डर चलाने में जो मजा आता है ना, वो दुनिया की किसी और चीज में आ ही नहीं सकता। जब मेरे चिल्लाने पर वो सहम कर अपना काम करने लगती है ना, मुझे सच में बड़ा मजा आता है। उनका टेंशन वाला फेस ना बड़ा सुकून पहुंचाता है सच्ची। अब मुझे समझ में आ रहा है, ये नेता लोग कुर्सी के पीछे इतने पागल क्यों होते हैं। अरे यार, किसी के ऊपर राज करने का जो मजा होता है ना, उसकी किसी और चीज से तुलना ही नहीं की जा सकती। भाभी की कमियां निकाल कर मम्मी को बताना और फिर भाभी का डर से सफेद चेहरा देखकर एंजॉय करना। आजकल बस यही सब चल रहा है। अब क्योंकि भाभी को भी समझ में आ गया है कि मेरी वजह से उनकी किरकिरी हो सकती है, इसलिए वो मुझसे डर कर ही रहती है। तुझे तो सही एंटरटेनमेंट का साधन मिल गया। चल तू एंजॉय कर, मैं क्लब जाकर अपना काम चला लूंगी। कुछ दिन बाद। अरे भाभी, ये क्या पहना हुआ है आपने? कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ दीदी, वो मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे चाचा के बेटे की शादी है ना, उसी के लिए तैयार हुई हूँ। इतना डीप बैक वाला ब्लाउज पहनकर मायके जाने की क्या जरूरत है? अच्छे घर की बहुएं क्या ऐसे कपड़े पहनती हैं? कीर्ति की बात सुनकर सुहानी जाकर चुपचाप कपड़े बदल लेती है। अच्छा हुआ जो आपने ब्लाउज चेंज कर लिया। उस ब्लाउज में आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अरे ठहरो ठहरो, इतनी जल्दी में कहाँ चली है शाही सवारी? ये शगुन का लिफाफा दिखाओ। कितना शगुन भरा है इसमें? ज्यादा नहीं है दीदी, बस 2100 तो है। पैसे तो पेड़ पर लग रहे हैं ना। मेरा भाई इतनी मेहनत से कमा कर लाता है और आप सब मायके पर लुटा रही हो। मैं खूब समझ रही हूँ आपकी चालाकियाँ। अभी मम्मी को बताती हूँ। आपकी लगाम उन्होंने कुछ ज्यादा ही ढीली छोड़ रखी है, इसीलिए आप भैया की कमाई को अपने मायके पर लुटा रही हो ना। और ये देखो इनके संस्कार। मायके में शादी है, अकेले ही सस्ते मार के निकल पड़ी शादी में जाने के लिए। उनकी ससुराल में तो कोई है ही नहीं जो किसी से पूछ भी ले। ऐसी बात नहीं है दीदी। मम्मी जी के पास मेरे मम्मी और चाचा जी का फोन आया था। मम्मी जी ने कहा कि मैं आज चली जाऊं, आप लोग कल फंक्शन में समय से पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, इनकी मम्मी का फोन आया था। हमने तो देखा नहीं कभी आपकी मम्मी को हमारी मम्मी से बात करते। अरे, आपसे फोन करने से उन्हें फुर्सत मिले तब ना वो घर में किसी और को फोन लगाएंगी। खैर, उन्हें मतलब ही कहाँ है घर में किसी और से। जितने फोन वो एक दिन में आपको करती है ना, अगर उसके चौथाई फोन भी वो आपके ससुराल वालों को करती ना, तो आज बात कुछ और होती। सब लोग खुशी खुशी आपके साथ शादी में शामिल होने के लिए जा रहे होते। मम्मी भी क्या करे बेचारी, बस रिश्तेदारी निभा रही है। वरना मन से रिश्ता जुड़ जाए ऐसा कोई काम किया नहीं है आपके मायके वालों ने। ननद कीर्ति की बात सुनकर सुहानी का चेहरा लटक जाता है। इस समय सुहानी कीर्ति से बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप अपने मायके चली जाती है। शादी वाले दिन सुहानी पार्लर से मेकअप करा के सुंदर सा लहंगा पहनकर तैयार हो गई थी और बारात के आने का इंतजार कर रही थी। देखो तो कैसे खुशी से दौड़ी हुई जा रही है। अभी इनकी खुशी की हवा निकालती हूँ। अरे भाभी, ये क्या है? ये कैसी ड्रेस पहन रखी है आपने? इतना पीठ और कमर दिखाई दे रहा है। ये अच्छा लग रहा है क्या? न सर पर पल्लू है। ये कैसा मेकअप कराया है आपने? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा, अरे ज़ॉम्बी लग रही हो आप। पूरा मुंह सफेद, आंखें लाल और ये नकली पलके लगाकर क्या हुलिया बना लिया है आपने। मम्मी पापा भी अब यही बात कर रहे थे कि बहू ने पार्लर में 10,000 भी खर्च कर दिए होंगे और लग रही होगी बहुत ही बेकार। ननद की बात सुनकर सुहानी के चेहरे की सारी खुशी हवा हो गई थी।
उल्टा अब उसे यही लग रहा था कि पता नहीं क्यों उसने पार्लर जाकर मेकअप कराया। कीर्ति के कारण सुहानी अब पार्टी को एंजॉय नहीं कर सकी और पूरा समय उसका ध्यान अपने लहंगे और चेहरे पर ही रहा। भाभी के चेहरे की खुशी गायब करके कीर्ति को बड़ा सुकून मिल रहा था। 2 दिन बाद जब वो मायके से लौट कर आती है तो अरे अरे भाभी, कहाँ भागी जा रही हो? जाते समय तो बड़े लिफाफे भर भर के शगुन ले गई थी। हम भी तो देखे क्या दिया आपके मायके वालों ने। मम्मी पूछो ना भाभी से, 3 दिन मायके रहकर आई है, खाली हाथ तो विदा किया नहीं होगा। कुछ तो दिया ही होगा उनके मायके वालों ने। क्या दिया भाभी? हाँ, जरूर कोई सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी होगी, तभी दिखाने में इतनी शर्म आ रही है ना। अरे कुछ नहीं दिया इसके माँ बाप ने, खाली हाथ ही आई है। अरे विनय, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जब नहीं दिया तो नहीं दिया, बात खत्म। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। जब कुछ देर बाद विनय कमरे में आता है तो सुहानी गुस्से में लाल पीली हो रही थी। मुझे हमेशा ये लगता था, चाहे जो भी हो जाए, आप कभी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, लेकिन आज आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया। अपनी बहन को तो समझाने से गए, उल्टा उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। ये क्या तरीका हुआ? और इतनी बातें दिन भर में मुझे मम्मी जी नहीं सुनाती जितनी आपकी बहन सुना देती है। मेरी हर बात के बीच में अपनी नाक जरूर घुसाती है वो। अरे थक गई हूँ मैं अब उनकी टोका टोकी से। सुहानी देखो, तुम अभी कीर्ति को अच्छी तरह समझी नहीं हो। तुमने अगर उसकी हरकतों पर गौर किया होता ना तो तुम मुझसे ये सवाल ना करती। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो जानबूझकर तुमसे आकर उलझती है, तुम चिढ़ती हो तो उसे और मजा आता है। तुम उसकी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दो, बल्कि उसकी भाषा में बोलना शुरू कर दो। अरे 2 दिन में सुधर जाएगी, देखना। अब सुहानी को पति की बातें समझ में आ गई थी। अगले दिन, अरे कीर्ति दीदी, कहाँ हो आप? आज आपने सुबह से मुझे किसी बात के लिए टोका ही नहीं। बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। देखो ना, मैंने सब्जी में कितना तेल डाला हुआ है। आपका दिमाग खराब है क्या भाभी? कहाँ है तेल? अरे कहाँ जा रही हो आप? पता है, सुबह से मेरी मम्मी का 3 बार फोन आ चुका। मेरे घर वालों को जरा भी समझ नहीं है कि शादीशुदा बेटी को बार बार फोन नहीं किया जाता है ना। अरे कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या इन्होंने? वैसे तो रोज मुझे देखकर इनका चेहरा उतर जाता था, और आज ये मुझे पकड़ पकड़ कर अपनी गलतियां दिखा रही है। मेरा सारा खौफ खत्म हो गया क्या इनके मन से? अभी बताती हूँ। कुछ देर बाद, अरे भाभी, खाना बना या नहीं? लगता है आज खाना खाने गुरुद्वारे ही जाना पड़ेगा। अरे दीदी, आप गुरुद्वारे जा रही हो क्या? ऐसा करो, बस आधा घंटा वेट करो, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। मुझे भी ना गुरुद्वारे जाने का बड़ा मन है। अरे यार, ये तो बड़ी मोटी चमड़ी की हो गई। मैं जितना रायता फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कुछ फैलने ही नहीं देती। ये क्या है भाभी? मम्मी कुछ कहती नहीं तो आप अपनी मनमानी करोगी क्या? शादीशुदा हो, सिंदूर कहाँ है आपका? एक चुटकी सिंदूर तो ऐसे लगाती हो जैसे किसी को आपका सिंदूर दिख गया तो प्रलय आ जाएगी। ननद की बात सुनकर सुहानी अपने कमरे में जाती है और कुछ देर बाद बाहर आती है। दीदी, ये देखो, अब ठीक है ना? ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे आप ही ने तो कहा ना, शादीशुदा औरत को ऐसे सिंदूर लगाना चाहिए कि सबको दिखाई दे। अब तो ठीक है ना? सुहानी ने अपनी नाक से लेकर पूरे बालों में सिंदूर थोप रखा था। ये तो लगता है पागल हो गई है। निकल लेती हूँ यहाँ से। अगले दिन, भाभी, आज शाम को मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए कुछ नाश्ता बना देना। और हाँ, कोई ढंग की साड़ी पहनकर तैयार होना। एक बात और, अपने मायके की कोई साड़ी नहीं पहनना, एक भी ढंग की नहीं है। हाँ ठीक कह रही हो दीदी। मायके का क्या है, मायका तो पीछे छुट गया। ऐसा करो ना दीदी, आज अपने क्रेडिट कार्ड से मुझे अपनी पसंद की शॉपिंग करा दो। और हाँ, डिजाइनर पीस लेंगे सारे। क्या? अरे ये क्या हो रहा है? मेरे तानों का भाभी पर कोई असर ही नहीं हो रहा। सारा मूड खराब करके रख दिया भाभी ने। 2 दिन हो गए, मैं तो एकदम बोर हो गई हूँ। अरे कीर्ति, तू यहाँ क्लब में? हाँ यार, मेरी भाभी ने सारा मजा ही खराब कर दिया। उन्हें अब मेरी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब से ना मैं भी तुम लोगों के साथ बाहर घूमने चला करूंगी। और इस तरह बेचारी दुख की मारी कीर्ति को अपने मनोरंजन का सहारा घर से बाहर ही तलाशना पड़ता है। नताशा और ऋषभ की शादी को पूरे 5 महीने हो चुके थे। नताशा और ऋषभ दोनों भी शहर में रहते और दिन भर जॉब पर जाते। नताशा, चलो, आज कॉलोनी में नया 5 स्टार रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर जाते हैं फॉर अ कैंडल लाइट डिनर।
आज के दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। आज इस बात को पूरा 1 साल हो गया है। लेट्स सेलिब्रेट इट। नो ऋषभ, मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं बहुत थक गई हूँ। गुलाबो ने वैसे भी हमारी रोटियां बनाई होंगी, उसे ही खा लेंगे। लेकिन नताशा, वो एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है, वहां से पूरा शहर दिखेगा, मुंबई की नाइट स्काईलाइन। उफ, नताशा प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ उस पल को जीना है। चलो ना नताशा। थक तो मैं भी गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और आज का दिन भी। नहीं ऋषभ, मैंने कहा ना, मेरा मूड नहीं है, सो प्लीज जस्ट शट अप। हाथ मुंह धो लो और खुद अपना खाना प्लेट और कटोरी में परोस कर खा लेना। नताशा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऋषभ उदास हो जाता है। नताशा ऐसे ही ऋषभ को वक्त नहीं दे पाती और ना ही वो उसे महत्व देती। उनके घर पर नौकरानी गुलाबो आया करती। गुलाबो पूरे घर की साफ सफाई करती और खाना बनाती। अपनी बीवी से जब उसे प्यार नहीं मिलता, तब ऋषभ गुलाबो के साथ फ्लर्ट करके नताशा को जलाने का आइडिया अपनाता है। गुलाबो, वैसे तुम आज बड़ी सुंदर लग रही हो इस साड़ी में, और ये तुम्हारे बालों पर लगा हुआ गजरा, हाँ, इसकी भी बहुत अच्छी महक है। हर औरत को तुम्हारी तरह गजरा लगाना चाहिए। हाय रब्बा, धन्यवाद ऋषभ साहब। पर हमारी नताशा का ध्यान लैपटॉप में काम करने पर होता है। वो गुलाबो और ऋषभ की आवाज सुन रही होती है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती। अच्छा सुनो गुलाबो, तुम रोज घर के लिए सब्जियां खुद लाती हो ना? आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर हम वो बाजार की मूंगफली भी खाएंगे, क्या? हाय रब्बा, ओके साहब जी। तभी नताशा कहती है, कोई जरूरत नहीं है सब्जी लाने की, घर में ऑलरेडी है इतनी सारी सब्जियां फ्रिज में। पहले उन्हें ठूसो, फिर नई सब्जियां लाओ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारी बालकनी में कोई जादुई पैसों का पेड़ नहीं लगा है। और ओ गुलाबो, जाओ जाकर मेरी कॉफी लाओ और ज्यादा टाइम पास मत करो, समझी? ठीक है मैडम जी। 1% की ही सही, लेकिन इसे मुझे दूसरी औरत के साथ इतनी मीठी बातें करते देखकर जलन तो हुई है। अभी तो बस शुरुआत है मैडम, आगे आगे देखो, तुम्हें ऐसे ही जला जला कर इतना जलकट्टू बना दूंगा कि तब जाकर तुम्हें मेरी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। ऋषभ अब रोजाना ही गुलाबो से झूठ मूठ का करीब आने लगता है, लेकिन उसे क्या पता कि नौकरानी गुलाबो तो सीरियस होती जा रही है और उससे ऐसा लग रहा है कि सच में ऋषभ उसे इतना प्यार देने लग गया है। गुलाबो उसके लिए खाना बनाती और अपने हाथों से खिलाती। ये लीजिए साहब, खाइए, आपकी पसंदीदा कचौड़ियाँ। और मुंह में ठूसोगी इतना, बस बस बस। बहुत स्वादिष्ट बने हैं। नताशा उन दोनों को इस तरह देख लेती है और उसे गुस्सा आ जाता है। ये गुलाबो, इसकी तो। वहीं गुलाबो अब ऋषभ का फायदा उठाने की पूरी प्लानिंग में होती है। मैं जानती हूँ कि ऋषभ साहब के दिमाग में क्या चल रहा है और वो मेरे साथ इस तरह से अचानक से क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। इस तमाशे का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगी मैं तो। फिर एक रोज गुलाबो सज धज कर ऋषभ के पास आती है। ऋषभ साहब, आपने कहा था ना आप मुझे पैसे दोगे, क्योंकि आज मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है और शॉपिंग भी तो करनी है ना, इसलिए। ओह हाँ हाँ, ये लो, ये पैसे ले लो। हाय रब्बा, इतने सारे पैसे, इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है साहब जी। थैंक यू थैंक यू। गुलाबो ऋषभ के गले लगती है और फिर चली जाती है। इस सब से नताशा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो इस बार भी कुछ नहीं बोलती। धीरे धीरे गुलाबो का ड्रामा इतना बढ़ जाता है कि वो अब ऋषभ को रीशु कहकर प्यार से पुकारने लगती है। रीशु, ये लीजिए आपकी बर्फ वाली कॉफी, कॉफी पाउडर, दूध, चीनी, बर्फ और ढेर सारा प्यार डालकर बनाई है। पीजिए और बताइए घटिया बनी है या बढ़िया। यम्मी, जबरदस्त बनी है ये कोल्ड कॉफी। इतनी अच्छी कोल्ड कॉफी तो आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी गुलाबो। हाय रब्बा, क्या
क्या बात कर रहे हो ऋषु, सच में? इस बात पे और 10 कप बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको, वरना ये नताशा तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का खून पी जाएगी। ओ डियर ऋषु। ये क्या नौटंकी लगा रखी है? हैं? ऋषु ऋषु ऋषु, ये तुम्हारे साहब लगते हैं, इन्हें साहब ही कहकर पुकारा करो, वरना देखो क्या हाल करूंगी तुम्हारा। हाय रब्बा, सॉरी मैडम जी, लेकिन आप मुझे कुछ मत बोलिए। ऋषु देखिए ना, मैडम जी मुझे चिल्ला रही हैं। नताशा, गुलाबो को मैं एक नौकरानी नहीं, एक दोस्त की तरह मानता हूँ। आई थिंक हमें ना हमारे लिए काम करने वाले लोगों को भी वैसी ही इज्जत देनी चाहिए जैसे हम दूसरों को देते हैं। उन्हें भी एक दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। ऋषभ अपने कमरे में चला जाता है और गुलाबो रसोई में। नताशा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला जाता है और वो सामान को इधर से उधर फेंकती है और मन में कहती है, इस गुलाबो का यूं ऋषभ के करीब आना मुझे पसंद नहीं आ रहा। अगर ये दोस्ती के रिश्ते से भी आगे बढ़ गई ना तो देखना प्रलय आ जाएगा। फिर अगली सुबह घर की डोरबेल बजती है और जब ऋषभ और नताशा दरवाजा खोलते हैं तब वहां दरवाजे पर गुलाबो अपना सूटकेस लेकर खड़ी होती है और भावुक होने का नाटक करते हुए ऋषभ के गले पड़ती है और रोती है। ऋषु, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बेघर कर दिया। मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं क्या करूं ऋषु, बोलिए ना। आप अपनी बेस्ट दोस्त को रहने की जगह तो दे सकते ना कुछ दिनों के लिए। नताशा गुस्से से भरी आंखों से गुलाबो की तरफ देख रही होती है। अब क्यों नहीं, ये भी तुम्हारे अपने घर जैसा ही है। तुम यहाँ पर जितने दिन चाहो उतने दिन रुक सकती हो, कोई एतराज नहीं है उसमें, ना मुझे ना नताशा को। हाय रब्बा, थैंक यू थैंक यू। गुलाबो एक अलग कमरे में सोती है और ऋषभ और नताशा अलग कमरे में। तभी रात में गुलाबो के कमरे से अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। ऋषभ और नताशा दोनों भी भागे दौड़े गुलाबो के पास जाते हैं। गुलाबो, क्या हुआ गुलाबो, तुम ठीक तो हो? चिल्लाई क्यों? ऋषु, मुझे ना इतने बड़े कमरे में अकेले सोने की आदत नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप यहाँ पर मेरे पास सोने आ सकते हो? क्या? क्यों? तुम्हारे ऋषु की जगह मैं आ जाती हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? हाय रब्बा, ना मैडम जी, आप अगर दिन में ही सोती हो तभी इतने खर्राटे मारती हो, फिर रात में तो खर्राटों का लाउड स्पीकर नॉन स्टॉप बजता ही रहेगा। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। गुलाबो जैसे तैसे बहला फुसला कर ऋषभ को अपने कमरे में सोने के लिए कहती है और ऋषभ भी उसके कमरे में सोने आ जाता है। हालांकि ऋषभ सोफे पे सोता है और गुलाबो बेड पे। तभी गुलाबो अचानक से उठती है और फिर हिप्नोटाइजिंग पेंडुलम की मदद से ऋषभ को हिप्नोटाइज करती है। डियर ऋषु, ये लो, इन जायदाद के पेपर्स पर साइन करो और अपनी तिजोरी की लॉक का पासवर्ड बताओ और अपना क्रेडिट कार्ड और सारा सोना भी दे दो मुझे चुपचाप। ठीक है, जैसा तुम कहो गुलाबो। ऋषभ उन पेपर्स पर साइन करता है और अपनी अलमारी से लाकर सारा सोना, चांदी, पैसा गुलाबो को दे देता है। और अगले दिन जब गुलाबो ज्वेलरी शॉप में वो सब बेचने जाती है तब, अरे ओ गुलाबो, अकल ठिकाने पे है क्या? ये सारा सोना, ये सारे पैसे सब नकली है। किसने चुना लगाया तुम्हें? क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो उस ऋषभ के बच्चे को अच्छे से सम्मोहित किया था। इसका मतलब उन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर मुझे ही धोखा दे दिया। तभी गुलाबो पीछे मुड़कर देखती है कि ऋषभ और नताशा दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर साथ खड़े हैं। जाने अनजाने में मैं तुमसे फ्लर्ट करने लगा, नताशा को जलाने के लिए और उसे मेरे प्यार का एहसास अपने मन में दिलाने के लिए, लेकिन तुमने तो उस चीज का फायदा अपने लालच से तोल लिया। बड़ी आई मेरी सौतन बनने को। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे घर पे आने से पहले ही हमें तुम्हारे प्लान के बारे में वॉचमैन से पता चल गया था। जब तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी ना, तब वॉचमैन ने सब कुछ सुन लिया था और तुम्हारा सारा प्लान हमें बता दिया था और हमने भी अपनी तरफ से पूरी चाल रची। लेकिन थैंक्स टू यू,
तुम्हारी वजह से ही मैं अपने पतिदेव के प्रति अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकी। ऋषभ और नताशा वहां से चले जाते हैं और गुलाबो अपना सर पटकते रह जाती है। वाइफी, अब तो चलोगे ना उस रूफटॉप रेस्टोरेंट में? ऑफ कोर्स हैवी। दोनों कैंडल लाइट डिनर के लिए जाते हैं और दोनों एक दूसरे से पहले से भी और ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं।